वेलकम। हम सीबीडी के बारे में बात कर रहे थे, ये रिवीजन लेक्चर है। तो सीबीडी के अंदर हमने उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना, इश्यूज के बारे में जाना। ये आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले प्रीएम्बल क्लियर कट ये बताएगा कि क्या सीबीडी की भूमिका है और क्या मंतव्य उसके पीछे है। तो अगर हम प्रीएम्बल की बात करें तो सबसे पहले जो बात आती है, conscious of the intrinsic value of biological diversity and of the ecological, genetic, social, economic, scientific, educational, cultural, recreational and aesthetic value of biological diversity and its component. Conscious also of the importance of biological diversity for evolution and for maintaining life सस्टेनेबल सिस्टम ऑफ द बायोस्फीयर। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का क्या महत्व है सस्टेनिंग सिस्टम्स ऑफ द बायोस्फीयर। साथ ही साथ अफर्मिंग दैट द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज अ कॉमन कंसर्न ऑफ ह्यूमन काइंड। काफी महत्वपूर्ण है ये पॉइंट भी। अफर्मिंग दैट द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज अ कॉमन कंसर्न ऑफ humankind। इसके अलावा reaffirming that state have sovereign right over their own biological resources। तो यहाँ बहुत क्लियर किया गया है कि ये अफर्म कर रहे हैं कि भाई ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कॉमन कंसर्न है ह्यूमन काइंड के लिए, बट जो स्टेट का सॉवरेन राइट है उसे किसी भी तरह के उसके अंदर अतिक्रमण नहीं किया जा रहा, उसके अंदर किसी प्रकार का अंतर नहीं है। लेकिन साथ ही साथ रीअफर्म कर रहे हैं कि स्टेट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करे और अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करे कि वो सस्टेनेबल कहना है। साथ ही साथ सीबीडी के प्रीएम्बल में ये कंसर्न भी रेज हुए कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है कुछ प्रकार की ह्यूमन गतिविधियों के कारण। साथ ही साथ उन्होंने माना कि अवेयरनेस जरूरी है। यहाँ जनरल लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है नेशंस के बीच में रिगार्डिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड ऑफ अर्जेंट नीड ऑफ डेवलपमेंट of scientific, technical and institutional capacities to provide a basic understanding upon which to plan and implement appropriate measures। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें प्रीएम्बल में कही गई हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, वो ये कहा गया कि ये आवश्यक है या ये बेहतर रहेगा कि जो सोर्स है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का वहां पर ही उसके जो रिडक्शन के या लॉस के कारण है उनकी पहचान कर, उनका आकलन कर उन्हें रोका जाए। साथ ही साथ इस प्रकार के कारणों को मिनिमाइज करने के प्रयास किए जाए। उन्होंने इस प्रीएम्बल में यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जोड़ा गया कि जो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन है वो ज्यादा बेहतर वे है, लेकिन अगर कहीं ये कार्य नहीं करता तो एक्स मेजर्स, खासतौर पे जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो ये काफी सारी चीजें प्रीएम्बल में ही दे दी गई हैं। साथ ही साथ इसमें आखिर में जो लिखा गया, डिटरमाइंड टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो ये महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर आती हैं। आर्टिकल फर्स्ट जो है सीबीडी का वो इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कन्वेंशन to be pursued in accordance with its relevant provisions are the conservation of biological diversity, the sustainable use of its component
and the fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of genetic resources, including by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking into account all right over those resources and to technology and by appropriate funding. तो तीनों ही महत्वपूर्ण बात इसके अंदर की ही गई है, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज, इक्विटेबल शेयरिंग, इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड फंडिंग, ये इसका ऑब्जेक्टिव। आर्टिकल सेकंड यूज ऑफ टर्म्स है, जहां इसके अंदर टर्म्स को डिफाइन किया गया है, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टर्म इसके बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में बता भी चुका हूं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डिफाइन किया गया है। इसके अलावा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को डिफाइन किया गया है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया गया है, कंट्री ऑफ ओरिजिन को डिफाइन किया गया है, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन आदि चीजों को डिफाइन किया गया है। थर्ड जो आर्टिकल है, आर्टिकल 3, इसके प्रिंसिपल को बताता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ स्टेट्स है, in accordance with the Charter of United Nations and principles of international law, states have the sovereign right to exploit its own resources pursuant to their own environmental policies and the responsibilities to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other states or of areas beyond the limit of national jurisdiction. तो ये प्रिंसिपल बहुत क्लियर कर रहा है कि जो स्टेट्स का राइट है अपने रिसोर्सेज के ऊपर, उसका किसी प्रकार से उसका अतिक्रमण नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उसकी ये जिम्मेदारी भी बनती है इंश्योर करना कि उनकी एक्टिविटी के कारण आसपास के दूसरे राष्ट्रों या अन्य राष्ट्रों या जो एरिया उनके ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, उन क्षेत्रों में किसी प्रकार का डैमेज कॉज ना हो। बहुत महत्वपूर्ण तौर पे ये बात स्थापित इसमें की गई है। आर्टिकल 4 इसका ज्यूरिडिक्शनल स्कोप बताता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट्स का जो राइट है उसको इसके अंदर ऊपर अपहोल्ड रखा गया है। तो जो इसका जो लिमिट है ज्यूरिडिक्शन की, वो नेशनल ज्यूरिडिक्शन है उसके कंपोनेंट्स के ऊपर। पांचवा आर्टिकल कोऑपरेशन को लेकर है। इस आर्टिकल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, जहां तक संभव हो और जो अप्रोप्रिएट हो, अन्य पार्टीज के साथ कोऑपरेट करेंगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ताकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज किया जा सके। आर्टिकल 6 महत्वपूर्ण है, जो कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज के जनरल मेजर्स के बारे में बात करता है। तो इसके अंदर जो दो महत्वपूर्ण पॉइंट कहे गए हैं वो है एक नेशनल स्ट्रेटजी प्लान या प्रोग्राम को तैयार करना, जिसके माध्यम से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज किया जा सके। साथ ही साथ इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज को अन्य सेक्टोरल और क्रॉस सेक्टोरल प्लान, प्रोग्राम और पॉलिसीज के साथ में इंटीग्रेट करना, ये दो महत्वपूर्ण मेजर्स की इसमें बात की गई है। कई बार ये चीजें पूछी जाती हैं। आर्टिकल 7 आइडेंटिफिकेशन और मॉनिटरिंग को बताता है। इसके अंतर्गत identification of components of biological diversity, their monitoring, identifying process and categorizing the activities which have or are likely to have significant adverse impact on biological diversity and their conservation measures, and maintaining and organize activities
पर्शियन टू पैराग्राफ ए जो कि बताता है मॉनिटरिंग को, आइडेंटिफिकेशन को, और पैराग्राफ बी जो कि बताता है मॉनिटरिंग को लेकर। इसके बाद आर्टिकल 8 में इंस्टीट्यू कंजर्वेशन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 9 में एक्सटीट्यू कंजर्वेशन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 8 क्लियरली इंस्टीट्यू कंजर्वेशन के मेजर्स, कैसे सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज स्टेब्लिश किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए, उन्हें रेगुलेट किस तरीके से किया जाना है, प्रमोट किस तरीके से किया जाना है, रिहेबिलिटेशन और रिस्टोरेशन डिग्रेडेड इकोसिस्टम का किस प्रकार से होना है, ये सारी बातें इसके अंदर सम्मिलित की गई हैं। आर्टिकल 9 एक्सटीट्यू कंजर्वेशन के बारे में बताता है। इसके अलावा आर्टिकल 10 सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, आर्टिकल 11 इंसेंटिव मेजर्स के बारे में है। इसके अलावा आर्टिकल 20 आप देखेंगे फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में है। और इम्पोर्टेंट हम आर्टिकल की बात करें तो इसके बाद आर्टिकल 23 में COP के बारे में बात की गई है। इससे पहले आर्टिकल 22 के अंदर अदर इंटरनेशनल कन्वेंशंस के साथ क्या रिलेशन है उसकी बात की गई है। इस प्रकार इसके अंदर कुल 42 आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा 3 एनेक्सर्स हैं। पहला एनेक्सर आइडेंटिफिकेशन और मॉनिटरिंग को लेकर है। एनेक्सर 2 में 2 पार्ट हैं, A और B, इनको मिला के 3 हो रहे हैं। तो एनेक्सर 2 का पार्ट A आर्बिट्रेशन और पार्ट 2 कंसिलिएशन है। तो ये CBD के आर्टिकल्स और एनेक्सर्स हैं। धन्यवाद।